आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वकार वाहिद। बातचीत के इस शो में एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाने वाले हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यानी मैं बात कर रहा हूं राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया की, जो पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले राजनीतिक बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा राजनीति से हट के भी करेंगे। पहला सवाल जो हम भी जानना चाहते हैं और बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल जर्नी आपकी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, स्टार्टिंग का जो मेरा लोअर एजुकेशन रहा है वह प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ और उसके बाद मैं तीसरी क्लास के बाद मैं देवरिया में चला गया। अच्छा। देवरिया के न्यू कॉलोनी में एक स्कूल था, महाराणा प्रताप सरस्वती शिशु मंदिर। वहाँ मेरा लोअर एजुकेशन देवरिया में हुआ और उसके बाद फिर मैं गांव में आ गया और नौतपी इंटरमीडिएट कॉलेज से हमारी पढ़ाई हुई जी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए गोरखपुर चला गया जी। और वहाँ से मैंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कौन से ट्रेड में डिप्लोमा था सर आपका? मैंने 3 साल सैनिटरी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। अच्छा। और उसके बाद 1 साल मैंने मैकेनिकल से भी किया। अच्छा, तो डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे जैसे देखा जाता है सोसाइटी में कि लोग इंजीनियरिंग की फील्ड सेलेक्ट करते हैं, पढ़ाई भी चूँकि उसी के लिए हुई होती है, तो लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं। आप राजनीति में क्यों आए? नहीं, उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी थी नोवा, मैं नोवा में चला गया और उसका सर्विस इंजीनियर बन गया नोवा। और वहाँ मैं 3 साल तक 1992 से लेकर 1995 तक जी। मैंने एज ए सर्विस इंजीनियर मैंने जॉब किया। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे वापस गांव आना पड़ा और पिताजी प्रधान थे जी। तो उसी के बाद से उनके न रहने के बाद धीरे धीरे गांव की पंचायतों में जाना जी। और लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, फिर वहीं से पॉलिटिकल जर्नी शुरू हो गई। ये कब की बात है? ये 1995 में पहली बार जी। मैं समाजवादी युवजन सभा का कुशीनगर विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष बना 1995 में जी। और वहीं से मेरी सांगठनिक पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करते हुए संगठन में मैं जिले का महामंत्री बना, फिर मैं जिला अध्यक्ष बना, फिर मैं उसी समय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नाम से समाजवादी पार्टी की एक संगठन बनी जी। तो मैं उसका फाउंडर प्रदेश महामंत्री रहा। फिर मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हो गया। उसी समय फिर जिला पंचायत का चुनाव आया, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख मैं हुआ। तरकुलवा नवसृजित ब्लॉक हुआ था। अच्छा। तो पत्थरदेवा, देसही, देवरिया और रामपुर कारखाना 3 ब्लॉकों को काट के एक नया ब्लॉक बना तरकुलवा के नाम से। तो फिर मैं वहाँ का तरकुलवा का प्रथम ब्लॉक प्रमुख बना, नवसृजित ब्लॉक का। और वहीं से धीरे धीरे आपके सामने हैं। अब तक कितने साल हो गए होंगे? पॉलिटिकल करियर कितने सालों का होगा आपका? मुझे लग रहा है मेरा ये 27वां साल है। 27वां साल। एक चीज़ और देखी जाती है सर कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अभी सत्ता में भी हैं, लेकिन उनके दरवाजे पे या समाज में उनके चाहने वालों की संख्या कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सोसाइटी में लोग आपको जितना चाहते हैं, आपका जितना सम्मान करते हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि जहाँ कहीं भी, जिधर से भी आप किसी भी गांव से जाएं, वहाँ एक चाहने वालों का हुजूम उमड़ जाता है। इसका क्या सीक्रेट है? कैसे, क्या जादू करते हैं आप लोगों पे? देखिए, कोई जादू नहीं है जी। राजनीति को हम लोगों ने समाज सेवा का एक जरिया समझा। और जब आप किसी भी फील्ड में जी। उसका मूल काम, जो उस फील्ड का जो मूल काम है, जैसे राजनीति जो है हमेशा समाज सेवा के गर्व से निकलता है जी। तो जब आप समाज सेवा करेंगे और अंतिम व्यक्ति की पीड़ा आपके मन में रहेगी
तो निश्चित तौर पर वह अंतिम व्यक्ति आपका सम्मान करेगा जिसके पीड़ा में आप खड़े हैं। चुनाव जीतना न जीतना आजकल की पॉलिटिक्स जो हो गई है, प्रारंभिक राजनीति में हम लोगों ने देखा था कि हमेशा कर्म करने वालों को जनता तरजीह देती थी, और इसी का नाम डेमोक्रेसी भी है। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का नाम भी यही है कि आपके लिए जो खड़ा हो उसके लिए आप खड़ा हो। लेकिन इधर 10 सालों से प्रजातंत्र का मतलब ही बदल गया है, घूम सा गया है। एक आदमी दिल्ली में बैठ के ये तय करता है कि मेरा कैंडिडेट कौन हो, उस कैंडिडेट के राजनीतिक सरोकार को नहीं देखा जा रहा है, उस व्यक्ति के सामाजिक सरोकार को नहीं देखा जा रहा है, उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी, क्षमता उसकी क्या है राजनीति में। राजनीति मूल्यों का विषय है, और जब तक उन मूल्यों को आधार पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनाएंगी तब तक बेहतर नेता और बेहतर समाज सेवक चुन के नहीं जा सकता। तो समाज में जो राजनीति जिस तरह से बदल रही है सर, जिन मूल्यों की बात आप कर रहे हैं वो मूल्य पहले रहे होंगे, लेकिन जैसा आजकल का समाज हो चुका है कि जो मेहनत कर रहा है, जो बहुत, चाहे वो गांव की राजनीति हो या विधानसभा की राजनीति हो, उसका कोई मकाम नहीं हो रहा है। अचानक से लोग आते हैं और पैसा बांटते हैं, मुर्गा खिलाते हैं और वोट पाते हैं, जीत जाते हैं। किस तरफ जा रही है राजनीति? लोगों का कहाँ भला हो रहा है? देखिए, ये सच है कि इधर कुछ दिनों से राजनीति का ट्रैक चेंज हो गया है, लेकिन आज भी राजनीति में हम जैसे लोग हैं और उसको जीत हार के मायने से हम लोग देखते भी नहीं हैं। राजनीति हम लोगों का जो राजनीति करने का जो जरिया था, जो सोच थी, जिन सोच को लेके हम लोग राजनीति में आए थे, वह सोच मूल रूप से यही था कि जाएंगे, पद पर बैठेंगे या न बैठेंगे, लेकिन अंतिम व्यक्ति की लाठी बनने का काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे और वह आजीवन करते रहेंगे। अच्छा सर, नॉर्मली देखा जाता है सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, काम कर रहा हो, अगर उसको कामयाबी नहीं मिलती है उस सेक्टर में तो वो 1 साल 2 साल के बाद हताश हो जाता है। जिस फील्ड में आप हैं इसमें तो 5 साल बाद एक मौका आता है और पिछले विधानसभा में आपको अच्छे खासे वोट भी मिले, लेकिन उसके बाद भी आप हार गए। तो एक बार हार के फिर दोबारा एनर्जी कहाँ से आती है? फिर कैसे वो चीज़ें हो पाती हैं रिवाइव? देखिए, जिसको आप हार देखते हैं मैं उसे हार मानता ही नहीं जी। मैं तो ये मानता हूँ कि हमने समाज सेवा के लिए जो व्रत लिया था जी, जिन मूल्यों, जिन सिद्धांतों पे चलने के लिए हमने शपथ ली थी, उस पे आज भी चल रहे हैं। ढेर सारे लोग जिनके लिए पद मायने होता है जी, उनको दुख हो सकता है, उनको कष्ट हो सकता है हार और जीत का। यहाँ तो कोई चाह ही नहीं है, चाह हटी चिंता घटी या मनवा बेपरवाह, तो कोई चाह नहीं है। बस इतना चाह था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएं और अपने क्षेत्र की गरीबी और गुर्बत की बात उठावें, यहाँ के नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट की बात उठावें। आज भी दुनिया से घेघा रोग ख़त्म हो गया, लेकिन अपने इलाके से घेघा रोग नहीं ख़त्म हुआ, इसकी बात उठावें। हेल्थ के सेक्टर में इंसेफ्लाइटिस की जननी रही है कुशीनगर, तो जो रोग मुक्त जिला कैसे बने, बेरोजगारी मुक्त जिला कैसे बने, कैसे यह जिला हमारे वहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण है, स्थली है, और दुनिया के नक्शे पे भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को लाने का काम किया। लेकिन हम लोग आज भी जिन परिस्थितियों में गुलामी के समय थे, आज भी वो परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं। बिल्कुल। उस समय भी हम जॉब के लिए, नौकरियों के लिए पर्यटन करते थे। याद कीजिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हमारे इस भूभाग को लेबर जोन अंग्रेज़ों ने घोषित किया था। उस समय के हिस्ट्री में जब जाएंगे तो आपको इन सब बातों का पता चलेगा। हमारे इस इलाके को अंग्रेज़ों ने लेबर जोन घोषित किया था।
और हमारे वहाँ के ही जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती थी, हमारे वहाँ के ही हमारे पुरखों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। हमने उनको गिरमिटिया मजदूर के तौर पर हमें यहाँ से ले जाते थे। गचडियाना ले गए, मॉरिशस ले गए, त्रिनिडाद ले गए, टोबैको ले गए, तमाम ऐसे देशों में। और देखिए हमारे पुरखे कितने बहादुर निकले कि वहाँ गए तो कुछ दिनों बाद वहाँ के शासक बन गए, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की राष्ट्रपति की कुर्सी पे वही भोजपुरिया मूल के लोग। लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदली। हम आज भी, उस समय भी जॉब के लिए पर्यटन करते थे, आज भी हम जॉब के लिए पर्यटन करते हैं। हमारा ही नौजवान, ये सवाल कोई नहीं उठाता कि हमारा ही नौजवान क्यों मुंबई कमाने जाता है, हमारा ही नौजवान क्यों दिल्ली कमाने जाता है, हमारा ही नौजवान पंजाब क्यों कमाने जाता है, हमारा ही नौजवान गुड़गांव चंडीगढ़ क्यों कमाने जाता है, हमारा ही नौजवान कलकत्ता क्यों, बेंगलोर क्यों। यह सवाल आज लोग नहीं उठा रहे हैं। हम जब आज़ाद हुए उसी समय तो चंडीगढ़ भी आज़ाद हुआ, उसी समय तो महाराष्ट्र भी आज़ाद हुआ, उसी समय तो गुजरात भी आज़ाद हुआ। वो क्यों जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्यों पर्यटन कर रहे हैं? इस मूल सवाल पे कभी इस पूर्वांचल के भूभाग में बहस भी नहीं होता है। और दुर्भाग्य से ऐसे जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं कि जो विधानसभा में नहीं बोल पाते हैं, चौराहे पे नहीं बोल पाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या बोलेंगे। तो इस बात का हमेशा दुख रहता है कि हम लोग गए होते तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इन बातों को बहुत मजबूती से उठाया जाता। और केवल उठाया ही नहीं जाता, कुशीनगर जनपद घोषित हो गया, लेकिन आज तक कुशीनगर, हर ज़िले में चले जाइए तो इंडस्ट्रियल स्टेट है। हर ज़िले में चले जाइए, कुशीनगर ज़िले में कौन सा इंडस्ट्रियल स्टेट है, जरा बताइए। औद्योगिक परिक्षेत्र कौन सा है हमारा? कहाँ हमारा कुटीर उद्योग है, कहाँ हमारा लघु उद्योग है, कहाँ है हमारा? इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? इस पे कोई बात नहीं करने वाला है। तो इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए होते तो मूलभूत सुविधाओं पे बात जरूर होती। बिल्कुल। तो भविष्य के क्या प्लान है सर? आगे भी आप जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे? वो तो जिस दिन हारे चुनाव, आपने तमाम साथियों ने मेरा लगाया भी कि ये आदमी कौन मिट्टी का बना हुआ है। जिस दिन मैं चुनाव हारा उसी दिन एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता चला, मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसी दिन की बात है जिस दिन मैं हारा था। तो जिसके मन में समाज सेवा का संकल्प हो, वह जीत हार से नहीं विचलित हो सकता है। यह निरंतर समाज सेवा जारी रहेगा। अच्छा, ये बीच में नारा भी चल रहा था कि ये जवानी है कुर्बान, बंटी भैया तेरे नाम। युवा आपसे बहुत इंस्पायर रहते हैं, यूथ आइकॉन की तरह आप कुशीनगर में, मुझे ऐसा लगता है। क्या है मामला ये? देखिए, यूथ का समर्पण जो है, यूथ को ये विश्वास था कि ये आदमी जीत के जाएगा तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए कुछ करेगा। तो इसलिए यूथ, ढेर सारा यूथ साथ लगा रहा और जीतने भर का वोट भी दिलवाया। अगर बहुजन समाज पार्टी सिलेंडर नहीं की होती, बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट थे वो सिलेंडर नहीं किए होते, तो निश्चित तौर पर 85-82 हज़ार वोट जो है वो आज तक इन दोनों जनपदों में जीत का वोट रहा है। तो जीतने भर का तो लोग, कुशीनगर की जनता ने वोट दिया था। अब किसी पार्टी के धोखे की वजह से, किसी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की एलर्जी की वजह से, किसी पार्टी के मुखिया को के दिमाग में यह बात कि कोई बन जाए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहिए, उस धोखे का शिकार हम लोग हो गए। नहीं तो जनता ने, खासकर नौजवानों ने तो बहुत सहयोग और साथ दिया था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? देखिए, युवाओं का संदेश निश्चित तौर पर यह है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसकी लक्ष्य की तरफ चलते रहिए
ठोकरें बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण होगा तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कुशीनगर का तो नौजवान ऐसे ही ठगा हुआ नौजवान है। शिक्षा के लिए जाता है तो शिक्षा के लिए रोक, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारा नौजवान बुद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज से निकले और उसको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग के लिए कोई अच्छा सेंटर उसको यहाँ मिल जाए। उसको भ्रमण करना है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, कोटा जाना है, तैयारियों के लिए भी भ्रमण करना है, और तैयारियों में सक्सेस होने के बाद वो डिग्री लेने के बाद भी भ्रमण करना है। तो कुशीनगर के नौजवानों के सामने तो काफ़ी चुनौतियां हैं और मुझे लग रहा है कि उस चुनौतियों से पार पाने का काम कुशीनगर का नौजवान आने वाले समय में करेगा। हालांकि सर ये सवाल बड़ा पहले होगा जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आगामी चुनाव में आप जीतते हैं, आपकी सरकार आती है, आप विधायक बनते हैं, तो क्या परिवर्तन कुशीनगर में होगा, क्या करना चाहेंगे आप, क्या प्लान्स हैं आपके पास? देखिए, ये पिछले चुनाव से पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो मेरी सोच है, और जब तक आपकी सोच नहीं होगी तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। वर्क करने के लिए आपको प्लान की आवश्यकता होगी, और प्लान सोच के आप सर्च करिए, रिसर्च करिए और प्लानिंग करिए। तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक उस पर काम नहीं कर सकते हैं आप। झूठ मूठ में आके कह दें आप चुनाव के समय कि हम गोरखपुर से लेके और कुशीनगर तक मेट्रो बना देंगे, तो बनाते रहिए मेट्रो। हम तो उन मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं जिन मूलभूत सुविधाओं पर आज तक कुशीनगर में किसी का ध्यान नहीं गया है। हमें अगर कुशीनगर को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हम एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली को बेहतर, हम ये नहीं कहते हैं कि हम दुनिया के बेहतर शिक्षा प्रणालियों में से एक शिक्षा प्रणाली कर देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ ही जो शिक्षा प्रणाली है, पहले केरल के शिक्षा प्रणाली को बहुत बेहतर माना जाता था, अब कुछ लोग दिल्ली के भी एजुकेशन सिस्टम को भी आजकल चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अपने ही देश के जो शिक्षा प्रणाली है उसी प्रणाली से हम क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं, क्यों नहीं उससे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पे काम करने की ज़रूरत है। हम अपने वहाँ एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो जाए, अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज हो जाएं, अच्छे कोचिंग के सेंटर्स हो जाएं। हमारे वहाँ क्यों नहीं कोई आता है? आप हमें एलएन की कोचिंग लेनी है तो हमें जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा। हम उस एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं आ रहे हैं जो देश के ही दूसरे अगल बगल के कोने में है? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारे वहाँ नेता जो है वो विधानसभाओं में जाता है तो अच्छे एयर कंडीशन की हवा से उसे नींद लगने लगती है। हमारे वहाँ ऐसा विधायक जाना चाहिए जिसकी तेज से एजुकेशन मिनिस्टर की नींद हराम हो जाए, ऐसा हमारे वहाँ लीडरशिप चाहिए। लेकिन हमारे वहाँ लीडरशिप कैसी मिलती है कि वो विधानसभा की ठंडी हवा में जाता है और उसको अच्छी नींद लग जाती है। हमें एजुकेशन मिनिस्टर के नींद हराम करने वाला एमएलए की ज़रूरत है। हमें हेल्थ मिनिस्टर के नींद को हराम करने वाले एमएलए की ज़रूरत है। लेकिन विडंबना कहिए, 5 किलो अनाज खाइए और फिर अपना एमएलए बनाइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर, एक और सवाल आपसे है कि आपका पॉलिटिकल आइडियल कौन है, किसके विचारों से आप इंस्पायर हैं? देखिए, जब हम लोग डॉक्टर लोहिया को नहीं देखे हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया को जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी पूरी छाया हम लोगों ने पूज्य मुलायम सिंह जी में देखा। मुझे याद है, मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था उस समय 96, 97 या 98 की बात होगी, साल मुझे याद नहीं है। एक प्रशिक्षण शिविर, युवा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ उत्तराखंड के हरिद्वार में। मुझे जाना मिला और उसमें समापन सत्र में पूज्य मुलायम सिंह यादव जी का मैंने वह भाषण सुना और शायद मेरे जीवन में उस भाषण का बहुत असर रहा।
जी। नेताजी ने कहा कि नौजवानों, तुम समाजवाद लाना चाहते हो तो यहाँ से जब जाना वापस अपने गांव में, तो अपने गांव के उस गरीब की झोपड़ी में जरा झांकने का काम करना और देखना कि उसकी ईद और दिवाली कैसे मन रही है। अगर उस गरीब की ईद और दिवाली नहीं मन रही है तो अपने ईद और दिवाली मनाने के लिए रखे पैसे से कटौती करना और उस कटौती करके उस गरीब को देना। जिस दिन उस गरीब के घर में दीपावली के दिए जल गए, जिस दिन उस गरीब के घर में ईद की सेवइयाँ बन गई, समझ लेना कि इस देश और प्रदेश में समाजवाद आ गया है। तो मुलायम सिंह जी की जो आइडियोलॉजी थी, गैर बराबरी, समता मूलक समाज, तरक्की सबके लिए, और इसी की देन थी कि मुलायम सिंह जी जब 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस पीड़ा को समझते हुए 5 रुपये उस समय सरकारी अस्पतालों में पर्चियों की फीस थी। उस 5 रुपया को ख़त्म करके 1 रुपया किया। उस समय सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती थी, डॉक्टर पर्चियाँ लिखते थे और सरकारी अस्पतालों के बाहर जो दवाओं की दुकान होती थी वहाँ से लोग लेते थे। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में वही पर्ची, वही दवाएं लिखी जाएंगी जो हम उपलब्ध कराएंगे। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ। लोग जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन याद करना, तमाम देश में रक्षा मंत्री बने, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जब इस देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे तो पहले सेना में जो जवान हमारे मार दिए जाते थे, शहीद हो जाते थे बॉर्डरों पे, उनके घर टोपियाँ और बेल्ट भेजी जाती थी। उनके शरीर नहीं आते थे, उनके पार्थिव शरीर नहीं आते थे। मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर रक्षा मंत्री हुए तो पहली बार इस देश में ऐसा कानून बना। मुलायम सिंह जी ने कहा कि जो हमारी भारत माँ पर समर्पित हो रहा है, जो शहीद हो रहा है, उसका शरीर उस शहीद की का जो डेड बॉडी है उसके घर जाएगा और उस जिले का कलेक्टर और कप्तान जाएगा और उसको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि होगी और डीएम और एसपी जाके उसको सलूट मानेंगे। इस देश में पहली बार मुलायम सिंह जी जैसा रक्षा मंत्री आया तो ये कानून बनाने का काम किया। इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत और क्या हो सकता है। तो मेरी राजनीति सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी ने प्रभावित करने का काम किया तो पूज्य मुलायम सिंह यादव जी। सर, आखिर में चलते चलते आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, उनसे अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो प्लीज़ संक्षेप में आप वो संदेश जरूर दे दें। देखिए, हमारे जो चाहने वाले हैं, हम तो महीने में सभी चाहने वालों से मिल ही लेते हैं और उनसे मिलते ही रहते हैं। लेकिन आपके चाहने वाले सिर्फ यहाँ के नहीं, बहुत दूर दूर के भी लोग। देखिए, मेरा जीवन ही संदेश है जी। जो मैं अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे मेरा पूरा परिवार कहीं गया है, चाबी मेरे जेब में है, घर में ताला बंद हो गया, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं पूरा परिवार यहाँ के लोगों को समझता हूँ। तमाम अभी मुझे एक मिट्टी में जाना है। तो हमारा अपना जो जीवन है और हमारी अपनी जीवन शैली जो है वही अपने आप में संदेश है लोगों के लिए। संघर्ष करते रहिए, पद मिले न मिले, अपने सिद्धांत, अपने कैरेक्टर से कभी डिगिए नहीं। एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी और हमेशा विचारधारा को किसी लालच में त्यागिए मत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे राजेश प्रताप राव और बंटी भैया से। लगातार हम आपको नए मेहमानों से मिलवाते रहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।